हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण। राइट, जिसके अंदर सारे नोट्स डिस्कस किए जाएंगे और नोट्स के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो पहले विगत वर्षों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो, क्योंकि आपको यहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहां पे पूछा जाता है। हम क्या करते हैं आमतौर पर, चैप्टर पढ़ लेते हैं, नोट्स देख लिए, उसके बाद में क्वेश्चंस तो पता ही नहीं अपने को कैसे क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो यहां पर इस चैप्टर के अंदर दोनों चीजें मिलने वाली है, नोट्स भी मिलने वाले हैं, नोट्स के साथ में पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं, जिससे कि अपने को प्रिपरेशन का पता चलेगा, किस तरीके से आपको तैयार करने चाहिए क्वेश्चंस, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से समझना इस चैप्टर को। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहली बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण का क्या महत्व है ना। चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक और लवण है। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षारक और क्या होता है लवण, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है पेट आपका। ठीक है, क्या है ये है भैया पेट। अब पेट के अंदर क्या होता है पता है आपको? पेट के अंदर एक तरीके का अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? वो अम्ल होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। बोलो होता है नहीं होता है? पेट के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ज्यादा अगर पेट के अंदर अम्ल बन जाए, मतलब पेट के अंदर अम्लीयता ज्यादा हो जाए, अम्लीयता अगर पेट के अंदर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाती है? एक तरह से अम्ल ज्यादा बन जाए तो अम्लीयता हो जाती है। ठीक है, और अम्लीयता होने की वजह से क्या होता है? आपका पेट खराब होने लग जाता है। यहां पर आपको दिखता होगा, यहां पर जलन होती है, कभी कभी आपको बहुत ऐसा लगता है आपको, यार ये जलन हो रही है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, है ना। आप बोलते हो इंग्लिश में एसिडिटी, एसिडिटी हो गई यार, एसिडिटी हो गई। क्यों एसिडिटी हो गई भैया? अम्लीयता, अम्ल ज्यादा हो गया आपके पेट के अंदर। अटरम शटरम चीजें खाते हो, उसके अंदर भी अम्ल आता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है ना। सबके अंदर, नींबू के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो वो आप इतना ज्यादा अम्ल खा लेते हो, प्लस पेट के अंदर भी हमारा HCl है, ज्यादा अम्ल की वजह से अम्लीयता हो जाती है। और अम्लीयता होना मतलब एसिडिटी होना। और इस एसिडिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जो अम्ल होता है, अम्ल के साथ में हम एक तरह से, इसके साथ में हम क्या लेते हैं? क्षार लेते हैं। और अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो अम्ल है, इस अम्ल के साथ में हम क्या ले लेंगे? एक तरह से अम्ल तो बन गया, अब उसको एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं भैया? मम्मी कहती है इनो ले ले, इनो। क्या बोलती है मम्मी? इनो ले लो यार, इनो। तो इनो लेते हो तो इनो के अंदर क्या आता है? इनो के अंदर आता है क्षार। इनो जो होता है वो क्षार है, एक तरीका का, इनो के अंदर क्षार आता है ना। या मम्मी कहेगी एक लिक्विड आता है, एक तरह से विलयन आता है, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम कहते हैं। ये विलयन जो है, ये एक तरह से क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये भी एक तरीका का क्या है? क्षार है। तो क्या करेगा? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल मिलाएंगे। इस वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम एक तरह से उदासीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीन अभिक्रिया। कुल मिला के क्या कर देता है? ये इसके इफेक्ट को कम कर देता है, उदासीन कर देता है। जब अम्ल के साथ में क्षार मिल जाता है तो लवण और जल बन जाता है, इसको बोलते हैं उदासीन। तो ये क्या कर दिया? इस इफेक्ट को इसने क्या कर दिया? उदासीन कर दिया, इसने इस इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो एसिडिटी अगर ज्यादा बन जाए, अम्लीयता ज्यादा बन जाए, अम्लीयता क्रिएट हो जाए अगर आपके पेट के अंदर, तो क्षार लिया जाता है। क्षार कौन सा? जैसे कि इनो ले लो, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, ये एक क्षार है। तो वो क्या कर देगा? वो पेट आपका बिल्कुल फटाफट से सही हो जाएगा। ऐसा करते हैं या नहीं करते? तो यहां पर क्या आ रहा है? हमारा अम्ल आ रहा है, बता दिया अम्ल। क्षार के बारे में बता दिया मैंने, अभी बात करेंगे अपन। और लवण, ये लवण आ गया। इन तीनों के बारे में अपन यहां पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताने की कोशिश करी है इसके थ्रू। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाओ। तो दैनिक जीवन में हमारे जो अम्ल काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से अम्ल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस लेक्चर को अगर आपने एंड तक देख लिया ना, सच में आप खुद कहोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने, क्या पढ़ा दिया। अभी तक तो अम्ल, क्षार, लवण ये समझ में ही नहीं आता था। आपका लेक्चर सुनने के बाद में तो सर सारी चीजें समझ में आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं, एंड तक इस लेक्चर को देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें। इतनी सारी चीजें मैंने यहां पर डाल दी।
ठीक है, आ जाओ, अभी तो तुम नोट्स देखना, तुमको मजा आ जाएगा ये नोट्स देख के। ठीक है, चलो पहली बात, दैनिक जीवन में अम्ल कौन कौन से होते हैं सर? तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट के अंदर होता है, क्या करता है ये पेट के अंदर भैया? खाने में पचाने में हेल्प करता है, तो भोजन के पाचन में ये सहायक होता है। पेट के गैस्ट्रिक रस में ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही एसिटिक अम्ल होता है, जो खट्टे खट्टे पदार्थ देखते हो ना आप, ऑरेंज हुआ, ऑरेंज जो सतरंगी है, हाँ नारंगी, जिसे नारंगी कहता है तू, हाँ नींबू, नींबू देखा तूने नींबू, उसके अंदर ये एसिटिक ही होता है। अरे सॉरी सॉरी, अरे सिट्रिक, सिट्रिक सिट्रिक होता है उसके अंदर, ये साइट्रिक अम्ल ये वाला खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब जो विनेगर, सिरका, सिरका मम्मी डालती है सिरका, हाँ जब तू चाउमीन खाता है उसके अंदर सिरका डाला जाता है खटाई के लिए, वो ये सिरका खाना बनाने और सफाई में उपयोग होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल क्या होता है सर? अरे भैया कार्बोनिक यार वही सॉफ्ट ड्रिंक में जो तू पीता है, सॉफ्ट ड्रिंक उसके अंदर होता है, वो जो झाग बनती है ना, झाग, हाँ वो ऊपर आती है, उसको ही बोलते हैं, वही प्रदान करता है, संरक्षक के रूप में भी काम में आता है कार्बोनिक एसिड। ऐसी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल वो बैटरी में होता है, बहुत खतरनाक वाला है, प्रबल अम्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत खतरनाक है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे हम कहते हैं कार बैटरी में इसका उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3, जिसे हम कहते हैं उर्वरक और विस्फोट, भाई साहब विस्फोट करने के काम में आता है ये, हाँ नाइट्रिक अम्ल, समझ गए? तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, चलो तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे दैनिक जीवन में कौन कौन से क्षार आपके काम में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से क्षार है देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग, जो प्रबल होता है, प्रबल प्रबल एक क्षार है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम पढ़ेंगे प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कहते हैं, कहां काम आता है? साबुन डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है, सफाई और धुलाई में इसका सहायक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, चूना में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक तरह से क्या है? बुझा हुआ चूना है, चूने में पाया जाता है। अम्ल की पहचान सफेदी में इसका उपयोग होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे NH4OH है, घर के क्लीनर, विंडो क्लीनर जो आती है ना, जो कॉलिन वॉलिन आप यूज करते हो उसके अंदर आती है, तो घर के क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज हमारा होता है। दाग और गंदगी हटाने में ये सहायक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, एंटासिड में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या क्या जब तुम्हारे पेट में एसिडिटी बन जाए, जब ज्यादा अम्लता हो जाए, तो क्या लेते हैं? यही लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड भी बोलते हैं इसको। एसिड के एंटी, एसिड के अगेंस्ट में उसको बोलते हैं एंटासिड, तो दवाइयों में इसका यूज होता है। अधिक अम्लता को कम करने में सहायक है मेरे प्यारे बच्चे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH सौंदर्य, सौंदर्य प्रसाधन और साबुन बनाने में, अरे भैया खूबसूरत बनाएगा ये तुम्हें। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड त्वचा देखभाल उत्पाद और सफाई में इसका उपयोग होता है। हाँ, सबको खूबसूरत बनना है, सबको बनना है। दैनिक जीवन में लवण का क्या उपयोग है? दैनिक जीवन में क्या है लवण, इस चीज को समझते हैं। देखो ये NaCl तो आपने देखा ही होगा, जो आप खाते हो, हाँ अरे वही वाला जो तू सब्जी में डालता है ना, वही वाला नमक है ये, हाँ वही वाला नमक है ये। तो NaCl सोडियम क्लोराइड खाने का जो नमक है ना, वही है। भोजन में स्वाद और शरीर में पानी का संतुलन को भी ये बनाए रखता है। सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ये भी एक लवण है। बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केक बिस्किट फुलाने में, अम्लता कम करने में, सफाई में इनमें यूज होता है। आपने देखा होगा जो केक होते हैं ये फूलते ना, इसकी वजह से होता है, बेकिंग सोडा की वजह से। मम्मी भी डालती है, हाँ अरे सर बाटी बनाती जब बेकिंग सोडा डालती मम्मी, अरे वही है ये, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, वो होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहते हैं। ठीक है, किसमें यूज होता है? जैसे तूने मूर्तियां देखी होगी, सांचे वाचे देखे होंगे, खिलौने, दीवारों पर कोटिंग, इनमें यूज होता है। अरे अरे ये ऊपर बनी हुई है देखो फॉल सीलिंग, इसमें भी यूज हुआ है। फॉल सीलिंग देखते हो ना, फॉल सीलिंग और डिजाइने बनी हुई रहती है ऊपर, उनमें यूज होता है इसका POP का। कैल्शियम सल्फेट जिसे हम कहते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हाफ H2O के बारे में क्या है ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaSO3 संगमरमर चूना पत्थर, वही है। भवन निर्माण सीमेंट बनाने में इसका यूज। पोटेशियम नाइट्रेट खाद और पटाखों में इसका यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये लवण है, ड्राई सेल बैटरी के अंदर इसका यूज होता है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। चलो समझ गए। अब चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षारक, क्या होता है लवण, इसकी क्या क्या हमारी एक तरह से विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है समझते हैं सबसे पहले अम्ल को। तो अम्ल और क्षार के सूचक पहले देख लेते हैं, फिर अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पता लगाएं कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। सर चख लो चख लो,
चख के पता लगा सकते हो। हमने बचपन में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं ना वो खट्टे होते हैं सर, और क्षार जो होते हैं वो सर कड़वे होते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, चख के देख लेंगे, सिर्फ चखने से ही काम बन जाएगा, चख लो काम बन जाएगा। अरे भैया HCl जो होता है ना, HCl उसको चख लिया ना, हाँ वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को चख लिया ना, तो ये जीभ है ना तेरी, ये जीभ ये टुकड़े हो जाएंगे इसके। समझ रहा है? हर अम्ल और हर क्षार को चख नहीं सकते, सबसे पहली बात। सर फिर वो नींबू का तो जो हम नींबू नींबू जूस पीते हैं वो तो चख लेते सर, वो भी तो अम्ल है। अरे बेटा वो इतना प्रबल नहीं है, वो दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, पहली बात। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये जो होते हैं ना नेचुरल वाले अम्ल जो होते हैं ना, प्राकृतिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, वो अम्ल ज्यादा प्रबल नहीं होते, दुर्बल होते हैं। लेकिन प्रबल अम्ल जैसे कि कृत्रिम जो मानव बनाता है फैक्ट्रीज के अंदर, वो अम्ल जो होते हैं जैसे H2SO4 है, HCl है, ये अम्ल बहुत ज्यादा क्या होते, स्ट्रॉन्ग होते, बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। तो ये अगर आपकी स्किन पे भी टच हो गए ना, तो ये एक तरह से आपकी स्किन को खराब कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, तो त्वचा पे लगते ही त्वचा खराब है भैया, तो तू जीभ से तो कैसे चाट सकता है बता? हाँ, सर दे देंगे हम तो जीभ की कुर्बानी। अरे भैया मत दे दिएगा, बोल नहीं पाएगा, नहीं तो बोल नहीं पाएगा तू। समझ रहे हो? समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो अम्ल और क्षार को पहचानने का ये सही तरीका नहीं है, चाट ले, हाँ चाटना मत, अब बोलना मत, चाटने के लिए। अम्ल और क्षार के सूचक। अब सूचक क्या होते हैं, सूचकों को पढ़ लेते हैं। सूचक क्या करते हैं, सूचक ये बताते हैं, अपने कलर को चेंज करके बताएंगे, अपने रंग में परिवर्तन करके बताएंगे कि यार ये जो आपने विलयन डाला वो अम्ल है या क्षार है। मतलब कुल मिला के सूचक क्या है, सूचक से ये पता चलता है कि विलयन आपका अम्ल है या क्षार है। अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है सूचक का। पहली बात, सीधी सी बात है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में अपना रंग या स्वरूप बदल लेते हैं। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। बात समझ में आ गई? देखो सूचक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात, प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति से मिलते हैं, सीधी सी बात है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हल्दी प्रकृति से मिलती है, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऐसे ही लिटमस आपको दिख रहा है, तो लिटमस भी एक पौधे से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। बात आ गई समझ? ऐसे ही कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? कृत्रिम सूचक जो मानव बनाता है फैक्ट्री के अंदर, लैब के अंदर बनाएगा, उसको कृत्रिम सूचक। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, आपको याद होना चाहिए। फिनोप्टिलीन है, ये कृत्रिम सूचक है ना। गंधीय सूचक क्या होता है, जो गंध के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब ये दोनों सूचक है ना, जो ये दोनों सूचक, ये दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक, ये तो क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन करते हैं। रंग परिवर्तन करके आपको बताएंगे कि भैया विलयन आपका क्या है, विलयन आपका प्राकृतिक है, सॉरी विलयन आपका क्या है, विलयन आपका मेरे प्यारे बच्चे अम्ल है या क्षार। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये गंधीय सूचक जो होते हैं, ये एक तरह से क्या बताते हैं, ये अपने गंध में परिवर्तन करके बताते हैं, गंध में परिवर्तन करके बताते हैं। ये रंग में परिवर्तन करके बताएंगे और ये गंध परिवर्तन करके बताएंगे कि आपका जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो गंधीय सूचक है ये किसके लिए काम में आएगा, अब सोच तू खुद सोच। जो रंगों को नहीं देख सकते हैं, कौन? अरे जिनकी आंखें ही सही नहीं चल रही है, जिनकी आंखें देख नहीं सकती है, समझ रहे हो, उन लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छा है। कौन सा? गंधीय सूचक, क्योंकि वो रंग को तो देख ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो रंग को परिवर्तन देख ही नहीं पाएंगे, तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि अम्ल है या क्षार है। तो उनके लिए क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है, उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है गंधीय सूचक। चलो, तो हल्दी लिटमस प्राकृतिक सूचक होते हैं। और अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हल्दी क्या करेगी, प्राकृतिक सूचक क्या करता है, जैसे अम्ल में डालते हैं तो कैसे रंगों को परिवर्तन करते हैं, इनके बारे में। तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पौधों या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं और अम्ल व क्षार के साथ अपना रंग बदल लेते हैं। प्रकृति से मिलते हैं, कुल मिला के पौधों से, इनसे मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोत से। जैसे लिटमस हुआ और हल्दी हुआ। लिटमस क्या होता है, देखो लिटमस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो लिटमस होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, जो लिटमस है वो लिटमस हमारा एक तरह से दो प्रकार से होता है। एक तो होता है विलयन के फॉर्म में, एक तो लिटमस विलयन होता है, और एक होता है पत्र। अब जो ये पत्र होता है लिटमस पत्र, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये होता है नीला लिटमस पत्र और एक होता है हमारा लाल लिटमस पत्र। क्या बात समझ में आ गई? जो हमारा लिटमस होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है विलयन के फॉर्म में
और एक होता है पत्र के फॉर्म में। पत्र जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। क्लियर है बात? चलो, विलियन क्या होगा, विलियन से क्या होगा, तो ये विलियन की बात करी गई है। तो लिटमस के अंदर अगर अम्ल, लिटमस विलियन के अंदर अगर मैं अम्ल डाल दूं, अम्लीय विलियन में क्या करेगा, वो अपने कलर को लाल कर देगा। और क्षारीय विलियन में कलर क्या हो जाएगा, उसका नीला हो जाएगा। विलियन की बात कर रहा हूं। तो अम्ल में मैं जैसे ही विलियन डालूंगा, ठीक है, अगर मैंने अम्ल में डाल दिया, अम्ल उसको जैसे ही मिलेगा तो वो क्या कर देगा, अम्ल का लाल कर देगा। तो लाल से पता लगा जाना कि भैया हमने क्या डाला इसके अंदर, अम्ल डाला। ऐसे ही अगर क्षार होगा तो क्षार के अंदर वो कलर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये याद रख लोगे, कोई दिक्कत? ऐसे ही हल्दी, हल्दी का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हल्दी देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे शर्ट जैसे है, कोई टी शर्ट है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर क्या है, हल्दी लग जाती है। अब हल्दी लगने के बाद में क्या करती है मम्मी, उस कपड़े को धोती है। तो जब जैसे ही उस कपड़े को धोएगी तो उसके ऊपर क्या होगा, वो हल्दी का कलर जो है ना, वो कैसा हो जाता है, रेड रेड कलर का, लाल लाल हो जाता है, लाल भूरा टाइप का पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे ही आपने साबुन उसके ऊपर लगाई, साबुन के साथ में अभिक्रिया करी उस हल्दी में, और क्या बना दिया, एक तरह से लाल कलर बनाया। हल्दी एक तरह से क्या है, हल्दी एक सूचक है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या लगा, साबुन लगा, उस हल्दी के ऊपर क्या लगा, साबुन लगा। साबुन क्या होता है, साबुन में होती है क्षार। क्या होता है, क्षार होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो क्षार के साथ में अभिक्रिया करी उस हल्दी ने, और कलर क्या बना दिया उसने, लाल भूरा कलर का बना दिया। समझ रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखना, हल्दी के ऊपर अगर क्षार विलयन लग गया तो लाल भूरा कलर बन जाएगा। तो पता लग जाएगा कि अच्छा क्षार था। और पीला, पीला मतलब हल्दी का कलर पीला ही होता है, कोई कलर परिवर्तन नहीं, इसका मतलब है कि वो अम्ल है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसमें पूछा है, ये पूछा है भैया बोर्ड के अंदर, जो आपके बोर्ड होते हैं ना, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो, ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। हल्दी के विलयन की कुछ बूंदे किसी रंगहीन द्रव में डाली जाती है। यदि द्रव का रंग लाल हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये द्रव क्या हो सकता है। अरे सर लाल हो रहा है, हल्दी लाल हो रही है, मतलब सर आपने बताया क्षार है। तो यहां से क्षार देख लो, क्षार कहां है, ये तो अम्ल है, नहीं चलेगा। आसुत जल, ये तो आसुत जल है, डिस्टिल उदासीन होता है, ये तो ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, नहीं चलेगा। नींबू का रस अम्ल होता है, नहीं चलेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH ये क्या होता है, ये होता है क्षार। ऑप्शन सी। क्या बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी इसमें? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। 2 ग्राम पीले सल्फर पाउडर को किसी चाइना डिश में जलाया गया और निकले धुएं को एक परख नली में एकत्रित किया गया। ठीक है, इस परख नली में जल डाला गया और इस प्रकार बने विलयन का परीक्षण पृथक पृथक रूप से नीले और लाल लिटमस पत्रों के साथ किया गया। सही विकल्प आपको यहां पर चुनना है। ठीक है, अब नीले और लाल लिटमस पत्र का भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। देखो, 2 प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं, बहुत ध्यान से। 2 प्रकार के लिटमस हमारे पास में क्या होते हैं, पत्र होते हैं। अब ये जो लिटमस पत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नीला और एक होता है लाल। बोलो होता है नहीं होता है, एक तो नीला और एक लाल। अब देखो इसकी एक ट्रिक याद करवाता हूं आपको, है ना। इसके आगे लगा दो तो क्या बन जाएगा, अनीला। क्या बन जाएगा, अनीला। तो अ से क्या है, अ से है अम्ल। क्या है, अम्ल है। अगर 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 कोई लिटमस पत्र नीला है, अगर नीला है, अनीला, ठीक है, ध्यान रखना। कोई लिटमस पत्र अगर नीला है, नीला, यहां से देखो नी नी, अगर कोई लिटमस पत्र नी है, नीला, तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यहां पे आ रहा है लाल। तो अगर नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र है, उसको अगर अम्ल मिल जाएगा तो वो अपना कलर को क्या कर लेगा, लाल कर लेगा। अनीला से याद रखना, अनीला। अम्ल के अंदर नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अम्ल के अंदर नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अनीला से याद रखना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। अनीला, ठीक है। और क्षार के अंदर लाल, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र जो है वो एक तरह से क्षार के अंदर नीला हो जाता है, क्षार के अंदर काम करेगा। तो लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र हमारा अम्ल के अंदर तो लाल ही रहेगा, लेकिन क्षार के अंदर नीला हो जाता है, राइट। और
अम्ल के अंदर कौन सा लिटमस पत्र? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अनीला से मैंने आपको याद करवा दिया है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चल अब देखो यहां पर 2 ग्राम पीले सल्फर पाउडर को किसी चाइना डिश में जलाया गया और निकले धुएं को एक परख नली में एकत्रित किया गया। ठीक है, अब इससे जो धुआं निकलेगा वो एक तरह से क्या निकलेगा? वो निकलेगी SO2, क्योंकि सल्फर पाउडर है। सल्फर पाउडर को जब जलाएंगे तो क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं निकलेगा, SO2 हमारी यहां से निकलेगी। ठीक है, ये जो धुआं निकल रहा है वो SO2 है। फिर कह रहा है इस परख नली में जल डाला गया और इस प्रकार बने विलयन का परीक्षण पृथक पृथक रूप से नीले और लाल लिटमस पत्रों के साथ किया गया। अब इस परख नली में क्या करा भैया? एक तरह से SO2 में जल डाला गया, मतलब ये SO2 बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें H2O डाली गई, सल्फर डाइऑक्साइड में H2O डाली गई, तो क्या बना? एक तरह से यहां पर एक क्या बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बनेगा? किसी को पता है? यहां बनेगा अम्ल। SO2 में H2O मिली तो क्या बनेगा? एक अम्ल बनेगा। तो अम्ल क्या करता है भैया? अम्ल के अंदर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा अम्ल, और अम्ल बन रहा है इसका मतलब है कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, यहां से बताया मैंने, और लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। ठीक है, कोई परेशानी? चलो बड़े आगे आज। नेक्स्ट, कृत्रिम सूचक। ये प्राकृतिक नहीं होते, यानी रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। जो कृत्रिम सूचक होते हैं ना, ये प्राकृतिक नहीं होते, ये कृत्रिम रूप से तैयार किए। जैसे यहाँ पे फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या है? एक तरह से ये है हमारे कृत्रिम सूचक, है ना। ये प्राकृतिक नहीं मिलते, अपने को प्रकृति से नहीं मिलते, इनको फैक्ट्री में इनमें बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो फिनोप्थिलीन का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फिनोप्थिलीन अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है? कलरलेस, रंगहीन रहता है। ठीक है, कोई कलर परिवर्तन नहीं, रंगहीन रहेगा। और क्षारीय विलयन में ये अपने कलर को क्या कर देता है? गुलाबी कर देता है, पिंक कर देता है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज अम्ल के अंदर तो लाल रहता है और क्षार विलयन के अंदर क्या हो जाता है? वो येलो कलर का हो जाता है। याद रखना, दोनों के आते हैं अपने पास में, तो कलर परिवर्तन आपको पता होना चाहिए। ऐसे गंधीय सूचक, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं, गंधीय मतलब गंध के ऊपर हमारे होते हैं, वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मतलब अम्ल और क्षार की पहचान इनकी गंध से की जाती है। ठीक है, जैसे प्याज हुआ, वनीला, लौंग का तेल, ये सारे क्या है हमारे? ये है गंधीय सूचक। कैसे करते हैं देखो, जैसे प्याज, इनको तीनों को अगर, ये गंधीय सूचक है, इन तीनों को अगर अम्ल में डालोगे, अम्लीय विलयन में अपनी गंध को ये बरकरार रखते हैं, इनकी गंध वैसी की वैसी रहेगी। तो गंध बनी रहती है, गंध नष्ट नहीं होती है, गंध बनी रहती है। इन तीनों केसेस के अंदर गंध बनी हुई है, गंध रहेगी। लेकिन वहीं अगर इनको मैंने क्षारीय विलयन में डाल दिया तो क्षारीय विलयन में इनकी गंध कैसी हो जाती है पता है? गंध नष्ट हो जाती है तीनों, बस ये याद रखना। अम्लीय में गंध बनी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश करता हूं। प्याज का हम क्या लेंगे? प्याज का रस ले लिया, प्याज के रस से एक कपड़े को मैंने भर दिया, वो कपड़ा जो है वो रस में भरा हुआ है। अब उस कपड़े के ऊपर जैसे ही मैंने क्या डाला? अम्ल डाला, तो उसकी गंध आएगी, प्याज की स्मेल आती है, प्याज की गंध आती है ना, तो वो गंध रहेगी, गंध आएगी। तब भी अम्ल डालने पे गंध तो बनी रहेगी, गंध आएगी। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर, उस कपड़े के ऊपर मैंने क्षार डाल दी, क्षार विलयन डाल दिया, तो फिर क्या होगा? वो गंध है ना, प्याज की जो महक है, प्याज की जो गंध है, वो हट जाएगी फटाफट से। ठीक है, तो प्याज की जैसे ही गंध हट जाए तो समझ जाना यार मैंने क्या डाला? क्षार डाला इसके ऊपर। तो क्षारीय विलयन में तो गंध हमारी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन अम्लीय विलयन में गंध हमारी क्या रहती है? बनी रहती है। ठीक है, चलो, गंध बनी, इसको बनी नहीं, नष्ट हो जाती है, नष्ट कर देना इसको, मिस प्रिंटिंग होगी, और इसमें गंध बनी रहती है। ठीक है, एक सेकेंड, गंध बनी रहती है, ये का यही आएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचकों का जोड़ा आपको बताना है यहाँ पर। तो प्राकृतिक सूचकों का जोड़ा कौन सा होगा यहाँ पर? लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, हल्दी और लिटमस। तो पहली बात तो देखो, मिथाइल ऑरेंज आ गया, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन गलत। हल्दी और लिटमस यही लग रहा है प्राकृतिक, तो बाकी इसमें फिनोप्थिलीन आ गया तो ये नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज आ गया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही, प्राकृतिक सूचकों का जोड़ा बताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंधीय सूचकों का युग्म जोड़ा आपको बताना है। तो गंधीय सूचक कौन सा है? लौंग का तेल और वनीला सुगंध, प्याज और हल्दी, लौंग का तेल और लिटमस विलयन, वेनिला और मैथाइल ऑरेंज। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक में तो लौंग का तेल और वनीला सुगंध और प्याज आता है।
तो ये ऑप्शन सही है। बाकी इसमें लिटमस आ गया तो ये नहीं होगा। प्याज और हल्दी, प्याज और हल्दी, हल्दी आ गई तो ये नहीं होगा। वनीला और मिथाइल ऑरेंज ये तो हमारे कौन से सूचक है, कृत्रिम सूचक है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलो अब पढ़ते हैं हम अम्ल को। सूचक के बारे में पढ़ लिया, कैसे हम पता लगाते हैं सूचक, ठीक है, समझ गए कौन कौन से सूचक होते हैं। अब बात करते हैं अपन अम्ल की। एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल, ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे ही अम्ल क्या होते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं ना वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये मत बोल देना तुम, ये एक तरह से विशेषता है उसकी, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले अम्ल की, क्या परिभाषा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहले बोलते थे अपन, अब नहीं बोलना ऐसा। अब क्या बोलना है, 10वीं में आ चुके हो, 10th क्लास बड़ी क्लास होती है, क्या बोलना है अम्ल के लिए, अम्ल के लिए बोलना है आपको कि अम्ल को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, H प्लस आयन एक तरह से निकालता है। ठीक है, मतलब अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, जिसे हम कहते हैं H प्लस प्रदान करते हैं, H प्लस आयन निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, अम्ल डाला, एसिड डाला। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैंने इसमें अम्ल डाला पानी के अंदर तो क्या निकले यहां से, हाइड्रोजन आयन निकले, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H प्लस। ध्यान रखना कभी भी H प्लस अकेले मत बोलना, जैसे H प्लस आपने बोला ये गलत है कहना, H प्लस AQ बोलो, एक्वस, AQ कभी लिखा हुआ आएगा ना तो एक्वस होता है, इसका मतलब आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है H प्लस एक्वस। ये AQ बता रहा है आपको वाटर के अंदर, तो H प्लस आयन वाटर के अंदर क्या करता है, एक तरह से प्रदान करता है ना। या तो आप H प्लस एक्वस बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हो, H3O प्लस, है ना। अब ये H3O प्लस कैसे बना इसको बताता हूं। देखो कभी भी ये H प्लस है ना अकेले नहीं होता है, अकेले उपस्थित नहीं होता, अकेले नहीं होता, ध्यान रखना, अकेले नहीं होता है, ये क्या करता है, वाटर के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो वाटर के साथ करके ये H3O प्लस बनाता है, इसलिए मैंने यहां पर H प्लस और AQ लिखा। AQ मतलब क्या होता है, जल, जल के अंदर। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर जैसे कि हाइड्रोनियम कैसे बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, जैसे कि हमारे पास में ये H प्लस आयन निकला, जो हमारा एसिड है, जो हमारा अम्ल है, उससे निकलेगा H प्लस आयन, और ये H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर के साथ में अभिक्रिया करेगा, H2O जो है अंदर, इसके साथ में मिलके क्या बना देगा बताओ, ये बना देगा H2 और एक H प्लस, तो ये बन जाएगा H3O प्लस आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये H3O प्लस आयन बनता है। तो आप या तो H प्लस AQ बोलो, ओनली H प्लस मत बोलना, सिर्फ H प्लस ये बोल दिया तो गलत है, H प्लस AQ बोलोगे, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बोल दो, है ना, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई, कोई परेशानी? चलो, ये प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और विभिन्न उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। समझ गए, मतलब इसको हमने जैसे ही पानी में डाला, जल में डाला, H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है, चलो तो ये दिख रहा है आपको, ये लेमन है, नींबू है, नींबू के अंदर कौन सा होता है एसिड, कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक बोल सकते हो, साइट्रिक बोल सकते हो। और ऐसे ही ये विनेगर दिख रहा है, तो विनेगर के अंदर भी अम्ल होता है, कौन सा, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर है बात, तो ये सारी चीजें हमारी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया होने पर हाइड्रोनियम आयन बनता है, अभी करवाया मैंने, किसके बीच में अभिक्रिया होगी जब हाइड्रोनियम आयन बनेगा, जल्दी से बताओ। अरे भैया, अम्ल जैसे ही डालेंगे पानी के अंदर तो H प्लस आयन निकलेगा, क्या निकलेगा, H प्लस आयन निकलेगा। तो पहली बात तो एसिड से, सॉरी अम्ल से, अम्ल से क्या निकलेगा, अम्ल से निकलेगा सर H प्लस आयन, और H प्लस आयन किसके साथ में अभिक्रिया करता है, H2O के साथ में, जब जाके ये क्या बनता है, H3O प्लस बनता है। तो ये पूछ रहा है ये कैसे निकलेगा, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, तो ये बनेगा भैया H प्लस आयन निकलेगा अम्ल से, तो अम्ल और जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो अम्ल और जल होना चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये तो क्षार है बेटा, नहीं, कैल्शियम क्लोराइड ये तो लवण है बेटा, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये भी नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और पानी, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है HCl, HCl क्या होता है, अम्ल होता है, तो अम्ल और पानी की अभिक्रिया होगी जब ये हाइड्रोनियम बनेगा। एथेनॉल, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत। बात समझ में आ गई, कितना प्यारा सवाल है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो नेक्स्ट,
अम्लों का वर्गीकरण कर लेते हैं फटाफट से। कैसे हम अम्लों को वर्गीकृत करेंगे, तो अम्लों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अम्लों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्त्रोतों के आधार पर, है ना, किन से मिला वो अम्ल स्त्रोतों के आधार पर कर रहे हैं। तो जैसे स्त्रोतों के आधार पर तो कौन कौन से स्त्रोत होते हैं, या तो प्राकृतिक होता है या कृत्रिम अम्ल होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो प्राकृतिक अम्ल जिसे हम नेचुरल बोलते हैं, जैसे फलों सब्जियों आदि में यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा होगा नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है, नींबू के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। विनेगर के अंदर हमारा एसिटिक अम्ल। तो ये प्राकृतिक स्त्रोत से पाया जाता है। तो नींबू है, टार्टरिक अम्ल है जो कि इमली में होता है, तो प्राकृतिक है, सब्जियों से फलों से इनसे मिल रहा है। कृत्रिम अम्ल क्या होते हैं, जो हमारे कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में, लैब में इनमें बनाए जाते हैं, जो मानव बनाता है। तो प्रयोगशाला व उद्योगों में इनको बनाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। अब ध्यान रखना, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक। तो दुर्बल मतलब वीक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जबकि कृत्रिम अम्ल जो होते हैं ये प्रबल होते हैं। अब दुर्बल और प्रबल क्या होता है, इसको भी मैं बताता हूं। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। अब इनका मतलब बताता हूं। जैसे ही प्राकृतिक अम्लों को आप पानी में डालोगे, तो इसमें से क्या निकलेगा, H प्लस आयन निकलेगा। आपको मैंने बताया था क्या निकलेगा, H प्लस एक्वस, AQ लिखा करो, ये आयन निकलेगा। लेकिन इसके अंदर H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे, और इसके अंदर H प्लस आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहां से पता लगता है ये प्रबल है या दुर्बल। अभी पढ़ेंगे अपन कौन कौन से होते हैं प्रबल दुर्बल, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के यहाँ पर H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको प्रबल बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ध्यान रखना, जितने भी कृत्रिम अम्ल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं दुर्लभ दुर्बल होते हैं, ठीक है। अब कुछ अम्लों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से अम्ल होते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट से। जैसे सिरका है, तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। संतरे के अंदर हमारा सिट्रिक, संतरा खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली के अंदर टार्टरिक होता है, टार्टरी, एक आपने टार्टरी भी नाम सुना होगा, टार्टरी बहुत खट्टी होती है, वही है टार्टरिक अम्ल, इमली के अंदर होता है। टमाटर के अंदर याद रखना अपना कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध हो गया, लैक्टिक अम्ल, दही, खट्टा दूध दही में लैक्टिक। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक अगर लग जाए, बहुत तेजी से काटती चींटी यार, अरे दर्द होता है सर, अरे वो दर्द किस लिए होता है पता है, उसने आपके अंदर एक अम्ल छोड़ दिया है, इस वजह से वो दर्द होता है। तो चींटी का डंक के अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और नेटल का डंक, नेटल एक क्या होता है, एक पौधा होता है। आप जंगलों में जाते हो तो एक पौधा होता है नेटल, उसकी अगर आपके डंक लग गई ना, तो बस समझ गए, उसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। आगे बात समझ में, चलो। तो ये आपको अम्ल पता होने चाहिए किसमें क्या होता है। अब देखो, आ जाओ, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है बोर्ड में। इमली का रस नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, इमली का रस नीले लिटमस को लाल करेगा, सीधी सी बात है यार। नीला लिटमस पेपर क्या होता है, नीला लिटमस पत्र, नीला क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल। मैंने एक अप्रोच तरीका बताया था, अनीला। कब होगा नीला लिटमस पत्र लाल, जब उसको मिलेगा अम्ल। अरे भैया बताया था, नहीं बताया था, अनीला। अनीला सर मेरी फ्रेंड है, अरे वाह, फ्रेंड है तो बहुत बढ़िया। अनीला या अनीता, हाँ? अनीला मेरी मित्र है सर। अनीला, नीले लिटमस को लाल कर दे, कौन करेगा, अम्ल करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इमली का रस नीले लिटमस को लाल करेगा, बिल्कुल सही है, इमली अम्ल होती है। तो इसका कारण एक रासायनिक यौगिक की उपस्थिति है। तो कौन सा रासायनिक यौगिक है, इमली के अंदर क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलो, नेटल के डंक में उपस्थित कौन सा अम्ल है, नेटल अभी बताया था यार, मेथेनोइक, हाँ, मेथेनोइक अम्ल हमारा होता है ऑप्शन बी। चलो, ताकत के आधार पर, अब ताकत के आधार पर अगर अम्लों को हमने हमने हमें वर्गीकृत करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, दो प्रकार के हमारे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और कमजोर अम्ल, ठीक है। कौन कौन से, प्रबल और कमजोर अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कमजोर दुर्बल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे H प्लस, बहुत ज्यादा H प्लस एक्वस जो बनेंगे, आयन जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इसके अंदर H प्लस AQ जो बनेंगे वो एक तरह से क्या होंगे, वो कम होंगे, सीधी सी बात है। तो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं जो प्रबल होते हैं, पूर्णतः आयनित हो रहे, जब तो ज्यादा H प्लस आयन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूर्णतः आयनित, और ये एक तरह से आंशिक रूप से आयनित होते हैं, कम होते हैं आयनित। तो इसके अंदर H प्लस आयन कम निकलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है ना, एसिटिक अम्ल जो हमारा किसका होता है, ये होता है सिरका, विनेगर, ठीक है। और ऐसे कार्बोनिक H2CO3 ये कार्बोनिक है, ऐसे HCl H2SO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
ये हमारे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, याद रखना ही। चलो, टमाटर में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है सर ऑक्जेलिक अम्ल, याद किया था अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अम्लों के सामान्य गुण। अब थोड़े से अम्लों के सामान्य अपन गुण देख लेते हैं, ठीक है। भौतिक गुण, कौन कौन से गुण होते हैं अम्लों के सामान्य गुण। भौतिक गुणों के अंदर अगर देखें तो भौतिक गुणों के अंदर इसका टेस्ट अपन देख सकते हैं कैसे होते हैं। अरे सर बचपन में पढ़ा था ये तो, खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं सर, जैसे नींबू है, सिरका है, बिल्कुल सही बात है ना, कुछ जनरली नहीं। शरणशील प्रकृति, इनकी जो प्रकृति होती है संक्षारक होते हैं, शरणशील होते हैं, मतलब कुल मिला के ये खराब कर सकते हैं, कोरोजिव होता है इनका नेचर। जैसे प्रबल अम्ल त्वचा को ये जला भी सकते हैं, है ना, शरणशील होते हैं। और धातुओं को भी ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इनकी प्रकृति ऐसी होती है, संक्षारक होते हैं। पीएच मान इनका अगर हम देखें तो पीएच मान कैसा होता है, पीएच का मान इनका 7 से कम होता है। अभी मैं आपको एक पीएच स्केल बताऊंगा जिसके अंदर पीएच स्केल कैसी होती है, अभी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो पीएच स्केल हमारी होती है इस तरीके की, ठीक है। ये एक मैंने स्केल बनाई है आपके सामने, अभी अपन डिस्कस भी करेंगे इसको। यहां पर होता है 0 एक तरह से, यहां होता है बीच में 7 उदासीन, और यहां होता है 14, ठीक है। इधर की साइड में यहां से लेके यहां तक क्या आएगा, यहां तक आएगा अम्ल, और यहां से लेके यहां तक आएगा क्षार, और बीच में कौन आता है, बीच में आता है उदासीन। ये सीन यहां पर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो स्वाद में खट्टे, स्वाद के खट्टे होते हैं, नींबू जैसे सिरका हुआ। शरणशील प्रकृति, इनका नेचर जो होता है शरणशील होता है, बता दिया। पीएच मान 7 से इनका कम होता है। सूचकों पर प्रभाव 7 से इनका कम होता है अम्ल का, ठीक है। सूचकों पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया, सूचक देख लेते हैं। क्या करता है अम्ल, अनीला, अरे सर ये तो याद है सर, अनीला, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है सर, ये बताया आपने, नीला, नीला लाल हो जाता है अम्ल के अंदर। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन के अंदर क्या होता है, रंगहीन रहता है। फिनोप्थलीन, हाँ फिनोप्थलीन अपना क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, हाँ बिल्कुल पिंक गुलाबी हो जाता है, लेकिन इसमें रंगहीन ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर डालेंगे तो लाल हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है। विद्युत चालकता, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा आयन निकालता है, पहली बात तो अम्ल जो होते हैं वो आयन निकालते हैं। अगर आयनित हो रहे हैं इसका मतलब है कि विद्युत के चालक होंगे अच्छे। तो विद्युत चालकता, अम्लीय विलयन अच्छे विद्युत चालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आयन H+ उपस्थित यहाँ पर रहते हैं। स्फुटनांक इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, प्राय जल से तो अधिक होता ही है, ठीक है। तो ये आपको क्या पता होनी चाहिए, इनके भौतिक गुणों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। HCl गैस की तैयारी, अब थोड़ा सा अपन गैस की तैयारी कर लेते हैं, किस तरीके से HCl बनती है। जो HCl होती है वो एक तरह से अम्लीय गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन HCl गैस, ठीक है। अब समझना, देखो सबसे पहली बात कैसे बनाते हैं ये HCl गैस को बनाने का क्या तरीका होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो HCl जो है ना वो बनती है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो होता है नमक लवण होता है। NaCl जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस HCl गैस यहां पर निकलती है। देखो कैसे बनाते समझना, हमने क्या किया, परख नली ली एक, है ना, इस परख नली के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl ले लिया, ये आपकी एनसीईआरटी का है, NaCl हमने ले लिया, NaCl, और ऊपर से हम इसमें क्या डाल रहे हैं, एक तरह से ये बूंद बूंद जा रही है ना, ये बूंद बूंद क्या है पता है ना, ये बूंद बूंद ही हमारी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। क्या जा रही है इसके अंदर, इसके अंदर जा रही है बूंद बूंद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब क्या जा रहा है इसके अंदर, NaCl के अंदर H2SO4 जा रहा है, H2SO4, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, NaCl और H2SO4 ये दोनों क्या करेंगे, इसके साथ में अभिक्रिया करेंगे। जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर क्या बनेगी, एक तरह से HCl गैस, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एक तो ये बनेगा, है ना, ये दोनों अभिक्रिया करके ये बनेगा, प्लस HCl गैस यहां से क्या होगी, निकलेगी, तो हाइड्रोक्लोराइड गैस यहां से निकलती है। तो अब देखो यहां पर HCl गैस निकली, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक तरह से इसके अंदर HCl गैस निकली, और HCl गैस निकलने के बाद में हमने क्या किया, इस परख नली में ये एक तरह से ट्यूब है, ठीक है, निकास नली है, इसके माध्यम से HCl गैस यहाँ पर निकल रही है, ऊपर की तरफ आएगी HCl गैस, तो ये इसके माध्यम से यहाँ पर निकल रही है। अब क्या कर रहे हैं हम, HCl गैस हमारी अम्ल है या क्षार है, ये कैसा पता लगेगा, तो मैंने अभी आपको बताया था HCl गैस अम्ल है, पहली बात तो मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एसिड होता है तो ऑब्वियसली बात है ये अम्ल गैस होगी। अब ध्यान रखना कैसे पता लगाए, हमें नहीं पता कि HCl अम्ल है या क्षार है, तो एक काम कर सकते हैं हम, इसके ऊपर लिटमस पत्र का टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, यहां से गैस निकल रही है HCl, निकल रही है या नहीं निकल रही, इस तरीके से हमारी गैस निकल रही है HCl, और हमने क्या लगा दिया, यहां पर एक लिटमस पत्र ले लिया,
कौन सा लिटमस पत्र है ये? नीला लिटमस पेपर, क्योंकि हमें पता है कि नीला लिटमस पत्र, नीला है ना, तो ये तो नी है मतलब नीला, और ये ला है मतलब लाल। तो नीला लिटमस पत्र लाल कब हो जाता है? जब उसको मिलता है अम्ल। बोलो कोई परेशानी? अम्ल कैसे पता लगाया? नीला वाली ट्रिक याद करवाई थी। तो अम्ल मिलता है तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। तो अब कैसे पता लगाएगा? अगर ये नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए इस गैस के कांटेक्ट में आते ही, तो समझ जाना HCl हमारी क्या होती है? अम्ल होती है ना। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे यहां पर। सबसे पहली बात, आर्द्र लिटमस पत्र और एक होता है शुष्क लिटमस पत्र। तो पहले तो हमने क्या करा? शुष्क लिटमस पत्र लगाया, क्योंकि मैं एक टेस्ट और करना चाहता हूं। तो शुष्क हमने क्या लिया? लिटमस पत्र लिया। सबसे पहले क्या लिया? शुष्क लिटमस पत्र लिया। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र यहां पर लूंगा, सोचना अगर मैं शुष्क लिटमस पत्र यहां पर ले लूं, तो पहली बात तो ये जो HCl गैस निकल रही है, ये कैसी गैस है? ये भी आर्द्र शुष्क है ना, आर्द्र नहीं है, शुष्क लिटमस शुष्क गैस है। जो HCl है वो हमारी जो बनी है यहां पर, वो शुष्क निकली है। और ऐसे ही शुष्क भी लिटमस पत्र ले लिया। तो अब इसको क्या नहीं मिला? इसको नहीं मिला जल, इसको पानी नहीं मिला। अब जब पानी नहीं मिलेगा तो जो अम्ल होता है ना, वो बिना पानी के भैया कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको बताया था H+ कब निकलेगा? जब उसको क्या मिलेगा? जब उसको पानी मिलेगा, जब भी तो H+ निकलेगा अम्ल से। अब इसको क्या है, जो हमारी गैस निकल रही है HCl, वो हमारी कैसी है? शुष्क गैस है। और जो लिटमस पत्र लिया वो भी हमने शुष्क लिया, पहले शुष्क लिया। ये वाली इमेज मत देखो, पहले हमने शुष्क लिया। तो शुष्क से जैसे ही हमने करवाया ना, तो वहां पर जो नीला लिटमस पत्र था वो नीला ही रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि उसने H+ आयन वहां पर निकाले ही नहीं। अब H+ आयन निकालेगा ही नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी विशिष्टता को क्या शो कर सकता है कि वो अम्ल है या क्षार है? नहीं। तो वो नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया आर्द्र लिटमस पत्र। एक हमने लिया लिटमस पत्र जो आर्द्र है। आर्द्र मतलब जिसके अंदर थोड़ा सा क्या है? हाँ, समझ गए, मॉइस्चर है, जिसके अंदर वाटर है, जिसके अंदर जल है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा आर्द्रपन है उसके अंदर, है ना। अब हमने ले लिया आर्द्र लिटमस पत्र। अब क्या होगा? जैसे ही HCl गैस निकलेगी यहां से, वो HCl गैस आर्द्र लिटमस पत्र, तो आर्द्र के अंदर थोड़ा सा वाटर है, वो उसके साथ में क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। तो HCl से जो H+ है वो क्या है? वाटर के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? H3O+ आयन बना लेंगे। तो इससे पता चल जाएगा, अरे भैया H+Aq बन गया है। तो अब ये क्या कर देगी? अपनी प्रॉपर्टी को शो कर देगा अम्ल, और ये लाल, नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इससे क्या पता चल रहा है? देखो HCl तो हमने निकाली, HCl गैस तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन आपको ये चीज भी पता चल रही है कि हाँ सर, एक तरह से एसिड को, जो अम्ल होती है, वो अपनी अम्लता कब शो करेगा? वो जब शो करेगा जब उसको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, जल मिलेगा। आर्द्र पे ही उसने बताया है, शुष्क पे नहीं बताया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पानी होना कितना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि H+ तो आप लोगे, लेकिन उसके साथ में Aq लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने Aq नहीं लिखा तो इसका मतलब है आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। तो H+Aq आप लिखो। आगे बात समझ में क्लियर है बात? अब एक कॉन्सेप्ट और आप यहां पे ध्यान रखना। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये जो हमारा एक तरह से जो HCl गैस निकलती है ना यहां से, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एक तरह से कभी कभी क्या होता है? आर्द्रपन, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है? आर्द्रता ज्यादा ही होती है। आर्द्रता अगर हमारे वातावरण के अंदर आर्द्रता, अंदर बारिश के दिनों में देखा होगा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है ना, आर्द्रता ज्यादा रहती है। तो वातावरण में अगर आर्द्रता रहेगी तो क्या होगा? फिर ये टेस्ट तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा यहां पर? इसको HCl गैस को किससे गुजारा जाता है? इसको गुजारा जाता है एक रक्षक नली से। इसको बोलते हैं रक्षक नली। इस रक्षक नली से इसको गुजारा जाएगा, और ये रक्षक नली जो होती है इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ये याद रख लेना बस। इसके अंदर क्या होता है? इस रक्षक नली के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो वो आर्द्रता को क्या कर देता है? एक तरह से सुखा देता है, ड्राई बना देता है, ठीक है, शुष्क बना देता है। तो कुल मिला के कैल्शियम क्लोराइड से इसको गुजारा जाता है। जब कब होते हैं? जब ह्यूमिडिटी होती है ना ज्यादा, तब के टाइम, ठीक है, आर्द्रता होती है। अभी देखो ये क्वेश्चन भी आ गया इसके ऊपर बेस। आर्द्र वायुमंडल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए उत्पन्न गैस को रक्षक नली से गुजारा जाता है। अगर उसको शुष्क बनाना है, क्योंकि आर्द्रता में तो वो क्या बन जाएगी? एक तरह से आर्द्र हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
तो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस गैस को एक तरह से एक रक्षक नली से गुजारेंगे। वो रक्षक नली जो होती है उसमें क्या भरा हुआ होता है, अभी बताया था, कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम यहां पर देख रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्लों के धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल सक्रिय धातु जैसे जिंक हुआ, है ना, मैग्नीशियम, एफी मतलब आयरन होता है, लोहा, ठीक है, आदि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा संबंधित लवण का निर्माण करते हैं। अब हम इसके क्या देख रहे हैं, एक तरह से अम्लों के रासायनिक गुण देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक तरह से किस किस के साथ में अभिक्रिया करते हैं, धातुओं के साथ में, अम्ल धातु के साथ में रख सकते हैं। जैसे ये सामान्य समीकरण क्या बनेगी, देखो, अम्ल को जब मैं धातु के साथ में अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। बात आगे समझ में, ठीक है, ये याद रख लेना। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ ये याद रखना, जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक क्या है हमारा, जिंक है हमारा धातु, क्या है, धातु, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। तो धातु प्लस अम्ल लवण हो जाए। तो यहां पर देखो जिंक प्लस HCl, जिंक हमने एक धातु ली, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी, ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही। ऐसे मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक अम्ल है, धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, MgSO4 लवण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये याद होना चाहिए आपको, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। तो नीचे दी गई तालिका से उस विकल्प को चुनिए जिसमें निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में उत्पादों की अवस्थाओं में प्रतीक को एक्स और वाई के उचित अवस्था प्रतीक दिए गए। तो मुझे एक बार बताओ, ये जिंक है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये एक तो धातु है और ये अम्ल है, धातु प्लस अम्ल क्या बनता है, लवण बनता है। तो लवण क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकल रही है या नहीं निकल रही, हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या बताना है आपको, ये बताना है जिंक सॉलिड था, S मतलब क्या होता है, एक तरह से ठोस अवस्था में, H2SO4 L मतलब क्या है, एक तरह से तरल पदार्थ। जिंक सल्फेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये एक तरह से तरल AQ ही बनेगा और Y हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो AQ और G आएगा, कहां पर है, ऑप्शन बी में AQ और G दिख रहा है, ऑप्शन। समझ में आ गई बात, ठीक है। जो ये जिंक सल्फेट बनता है ये एक तरह से एक्वस विलयन में बनता है, जल में बनता है, तो AQ और G बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, H2 की पहचान जलती हुई तिल्ली पर पॉप की आवाज आना। हाइड्रोजन गैस की पहचान हम कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जब हम धातु को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस की टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखो हाइड्रोजन की पहचान कभी भी अगर आपको करनी हो कि हाइड्रोजन है, तो उसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं, एक सेटअप हमने लगाया। कैसा सेटअप है, इस सेटअप के अंदर अगर हम देखें तो एक परखनली ली हमने, इसके अंदर हमने क्या लिए, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। क्या डाल दिए, ये जो दिख रहे हैं टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट है, तनु है, H2SO4 हमने ले लिया, ठीक है। तो जिंक जब H2SO4 के साथ में, जिंक जब H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करेगा, अभी देखा था हमने क्या बनेगा, जिंक सल्फेट लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। तो जिंक सल्फेट बन गया हमारा एक तरह से, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है, ये प्रवाह नली है तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस नली के द्वारा हाइड्रोजन गैस आई, बार 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 यहाँ पे आ रही है हाइड्रोजन गैस, और ये अंदर की तरफ गई। ये जो चीज है ना, ये है साबुन का विलयन। क्यों डाला मैंने साबुन के विलयन में, अभी बताता हूँ। साबुन का विलयन के अंदर क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जाएगी इस विलयन के अंदर, तो फिर साबुन है क्या बनाएगी, झाग बनाएगी, और एक तरह से झाग के फॉर्म में ऊपर की तरफ निकलेगी। तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि यहां से निकल रही हाइड्रोजन गैस और इसके अंदर क्या है, झाग है, साबुन का विलयन है। तो इसके अंदर से क्या बनाएगा, ये बुलबुले उठाएगा, साबुन से, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले अब ये उठेंगे ऊपर, ऊपर उठे। अब उन बुलबुलों के पास में मैं क्या लेकर आऊंगा, एक लेकर आऊंगा फटफट की ध्वनि, एक मोमबत्ती लेके आऊंगा, है ना, जलती हुई मोमबत्ती लेके आऊंगा। जैसे मैं जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास में जाएगी तो पॉप 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 आवाज आएगी, पॉप 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 साउंड करेगी।
तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से दहन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, तो पॉप की आवाज आती है, जलती हुई तिल्ली पर क्या आती है, पॉप की आवाज आना, इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन की पहचान है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही है। तो ये एक सेटअप होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसा आएगा अभी बताऊंगा। धातुएं प्लस अम्ल हाइड्रोजन गैस, तो धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जिंक जब HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकती है यहाँ पर। ऐसे ही जिंक जब H2SO4 अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे भी बन रही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, जिंक जब, ये कौन सा है, ये है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये भी तो अम्ल है। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करना चाहिए तो हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, H2O बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या हाइड्रोजन बनी, नहीं बनी इस केस में नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना HNO3 अगर होगा, HNO3 अगर आपको दिख जाए धातु के साथ में तो HNO3 कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, याद रखना इसके ऊपर, सीधा बस इतना सा याद रख लो, बस HNO3 दिख जाए धातु के साथ में नहीं बनाएगा। ऐसे यहां पर देखो कॉपर HCl H2SO4, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों, इसका कारण है क्योंकि धातु के साथ में जब हमारा अम्ल अभिक्रिया करता है, धातु के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन ध्यान रखना धातु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अम्ल लिया HCl या H2SO4 ले लो, H2SO4 लिया और यहां पर धातु ले ली मान के चलो जिंक। अब क्या होता है, यहां पर होती है एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापित होता है, जिंक क्या है, हाइड्रोजन को एक तरह से हटाएगा और खुद आके बैठ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे लवण। आ रही बात समझ में। तो कुल मिला के विस्थापित कब कर सकता है, ये जब विस्थापित कर सकता है जब जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन से क्या हो, ज्यादा एक तरह से क्या हो, स्ट्रांग हो, रिएक्टिव हो। आ रही बात समझ में। तो जिंक क्या है, एक तरह से काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, याद है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे और पीछे, तो जरा फीका पकाता है, तो H के ऊपर है जिंक, तो पहली बात तो क्या है, जिंक H की जगह आके बैठ सकता है, आ सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी आप सीरीज देखोगे ना, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उससे पता चल जाएगा। तो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है तो बैठ सकता है, इस केस में तो बैठ सकता है। लेकिन अगर यहां पर Cu और HCl के बीच में हो रही है, जिंक का तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अगर कॉपर प्लस H2SO4 रखा तो क्या ये कॉपर हाइड्रोजन के आके बैठ जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकता, एक तरह से विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, देखो यहां पर भी एक तरह से कॉपर धातु है और ये अम्ल है, तो आप सोचोगे धातु प्लस अम्ल और हाइड्रोजन गैस बनेगी, इसमें अभिक्रिया ही नहीं होगी, तो कहां से बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो मेरी बात, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी आप, चैप्टर नंबर 1 के अंदर होता है, ठीक है। कॉपर और H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या यहां पर भी होगी, क्या नहीं होगी, यहां पर भी कॉपर H2SO4 नहीं, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन की जगह नहीं ले सकता है। कॉपर HNO3 आ गया, HNO3 कह देना भैया नहीं बनेगी, HNO3 के साथ में नहीं बनती है कुछ भी, ठीक है। चलो तो ये याद रखना। क्वेश्चन कैसा आया है देखो, अभिकथन A और कारण 2 सही चलते, जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हमारा क्या है, सही है। जब HNO3 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, सही है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल अपचायक है जो अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में अपचयित कर देता है। देखो नाइट्रिक अम्ल प्रबल अपचायक है, अपचायक नहीं होता है, वो उपचायक होता है भाई, पहली बात तो क्या होता है, उपचायक होता है। तो ये अपचायक गलत बोल दिया, तो सीधी सी बात है, बोल दो आप गलत, है ना। उत्पन्न हाइड्रोजन को जल में अपचयित कर देता है, अपचायक नहीं उपचायक होना चाहिए था, तो कुल मिला के उपचायक। चलो नेक्स्ट, जब जिंक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बात सही है, ये बात तो सही कह रहा है। नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को उपचयित करके पानी बनाता है और स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, खुद क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, और एक तरह से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, उपचयित, क्योंकि ये उपचायक है, तो ये सही है, और दोनों सही है, और ये इसको क्या कर रहा है, सही एक तरह से अभिकथन सही व्याख्या भी कर रहा है,
ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोई धातु X सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके कोई गैस G मुक्त करती है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर भी इसी गैस G को मुक्त करती है। उपरोक्त सूचना के आधार पर आपको X और G क्रमशः आपको यहां पर बताने हैं। ठीक है, तो कोई धातु है X, मान के चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ये एक क्षार है, से अभिक्रिया करके कोई गैस G मुक्त करती है। ठीक है, गैस निकलती है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है, अभिक्रिया करने पर इसी गैस G को मुक्त करती है, G ही निकलती है। तो ऑब्वियसली बात है यार, यहां पर कौन सी वाली एक तरह से धातु होगी जो एक तरह से क्षार के साथ में भी अभिक्रिया कर रही है और अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया कर रही है, ऐसी कौन सी धातु है? और क्या निकलेगी यहां पर? सीधी सी बात है, गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु जब अम्ल के साथ में क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, जिंक और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, जिंक और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी, कॉपर और हाइड्रोजन नहीं। तो कोई धातु जिंक, मतलब जिंक की होगी वो धातु जो इसके साथ में अभिक्रिया करके कोई गैस निकाल रही है और ये अम्ल के साथ में, इसके साथ में अभिक्रिया करके भी गैस निकाल रही है, तो जिंक की होगी, क्योंकि जिंक जो होती है वो उभयधर्मी होती है। अभी हम पढ़ेंगे भी सही, जिंक जो होती है वो उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी धातु ऐसी धातु होती है जो एक तरह से अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया कर जाती है और क्षार के साथ में भी। तो अम्ल के साथ में भी कर रही है, क्षार के पे, तो जिंक आएगा और क्या निकलेगी, एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलती है। ठीक है, क्योंकि अम्ल जब धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो, समझ गए क्या? निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करना है अपने को। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये अभिक्रिया करेगा तो कुछ बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? सीधी सी बात है, लवण बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस या जल? अरे भाई समझना समझना समझना, HCl हमारा अम्ल है और ये क्या है, लवण है, सॉरी क्षार है। अम्ल और क्षार बनके उदासीन अभिक्रिया बन जाती है, तो लवण प्लस जल बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जल बनेगा, तो लवण और जल बनाता है। इसमें भी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है ये, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से क्या होगी, एक तरह से अम्ल अम्ल होगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताऊंगा मैं कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल क्यों होगी, क्योंकि कार्बन की है, ठीक है। जितनी भी हमारी अधातु होती है ना, अधातु ऑक्साइड होती है, वो एक तरह से अम्ल होती है। तो अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो लवण जल, सब में लवण जल लवण जल लवण जल बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बताता हूं, देखो धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, एक मिनट कोई स्लाइड छूटी तो नहीं है ना, सब कर दी ना अपन? हाँ ये स्लाइड छूट गई, ये बताया नहीं ना मैंने आपको, ये स्किप हो गई शायद मेरे साथ। देखो समझना, ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, ये वाला अभी बताता हूं। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ में जब अभिक्रिया करता है, अम्ल अम्ल कर रहा है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड मतलब कोई भी धातु है उसके आगे ऑक्साइड लगा दो, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड बोला है, ठीक है। Mg ले ली एक धातु, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो जिसके कोई धातु है उसके पीछे ऑक्साइड लग जाता है तो वो धातु ऑक्साइड हो जाती है। तो कभी भी अगर कोई धातु ऑक्साइड है उसके साथ में अम्ल अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, लवण और जल बनेगा। क्यों बनता है इसका कारण बताता हूं। लवण जल कब बनता है, जब अम्ल, उदासीन अभिक्रिया याद होगी आपको, जब अम्ल क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। बोलो बनाता है नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। अब यहां पर अम्ल है और यहां धातु ऑक्साइड है, तो धातु ऑक्साइड जो भी होती है ना, धातु ऑक्साइड वो एक तरह से क्या होती है, क्षार प्रकृति की होती है, ये याद रख लेना। तो ये तो अम्ल है और ये क्षार प्रकृति, मतलब क्षार है, तो लवण और जल बनाएगा, ऑब्वियसली बात। तो धातु ऑक्साइड जो होती है, जो धातु की ऑक्साइड होती है, धातु ऑक्साइड याद रख लो बेटा, ऑक्साइड जो होती है वो एक तरह से कैसी प्रकृति होती है इसकी, इसकी प्रकृति होती है हमारी बेसिक, क्षार प्रकृति की होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षार प्रकृति होती है।
और जो हमारी धातु हाइड्रोक्साइड होती है, धातु हाइड्रोक्साइड होती है, ये भी एक तरह से क्या होती है, क्षार प्रकृति की होती है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात, अम्ल जब इसके साथ में तो ये बनेगा, तो HCl कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड प्लस जल बना। ऐसे ही अम्ल क्षार लवण जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण, जैसे यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, NaOH और HCl, तो HCl तो क्या है हमारा, HCl तो अम्ल है, और धातु हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, और अम्ल क्षार मिलके क्या बनाएगा, एक तरह से नमक, लवण और जल यहाँ पर बनाएगा। तो ऐसे ये था। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जो अधातु है ना, अधातु ऑक्साइड, वो क्या होती है हमारी, एक तरह से, वो ध्यान रखना, वो हमारी एसिड होती है, मतलब अम्ल होती है। तो अम्ल और ये क्षार है, अम्ल क्षार मिलकर लवण जल बनाएंगे। सब केसेस में लवण और जल हमारा बनेगा। नेक्स्ट, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिएट करके क्या बनेगा, एक तरह से, तो अम्ल और एक धातु कार्बोनेट, तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आ गया, देखो इसमें कार्बन आ गया, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट अगर आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी, प्लस जल बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो HCl है, HCl क्या है, एक अम्ल है। धातु कार्बोनेट कोई भी ले लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले ली, कार्बोनेट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लवण तो बनेगा। कौन सा लवण बन जाएगा यहाँ पर, NaCl दिख रहा है, NaCl बन जाएगा, प्लस जल बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? ऐसे अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करें, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी यही बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलती है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है यहाँ पर, जैसे पहले हाइड्रोजन निकल रही थी, है ना, यहां पर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पहचान करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसकी पहचान के लिए अपन कुछ कर, चूने का पानी दूधिया होना और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड देने पर वो साफ भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट जब HCl, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये धातु कार्बोनेट है या नहीं, और ये अम्ल है। तो ऑब्लेस, अभी मैंने आपको बताया धातु कार्बोनेट और अम्ल अगर मैं लूंगा तो वहां पर लवण बनेगा, ये लवण बन रहा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, ये जल बनेगा। बताया था नहीं बताया था, बताया। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ये वाली, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना, दिख रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अभी तक हमने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया था और HCl वाला किया। हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ था, पॉप 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 साउंड आया था। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, इसको पास करवाते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना से हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास करवाते हैं। ठीक है, तो इसको CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराएंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एक तरह से सफेद अवशेप होता है। अवशेप मतलब क्या होता है, पता है, सफेद अवशेप होता है। अवशेप मतलब होता है जो जल में घुलनशील ना हो, जो जल में अघुलनशील हो, अघुलनशील, उसको बोलते हैं अवशेप। तो सफेद कलर का क्या बनता है, अवशेप बनता है, और वाटर, जल बनता है, H2। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर, तो कुल मिला के क्या बनेगा, जैसे ही मैंने क्या लिया यहां पर, सबसे पहली बात सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कैसे बना रहा हूं, यहां पर सोडियम कार्बोनेट लिया, उस सोडियम कार्बोनेट के साथ में मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो यहां से निकली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो ये बाहर आएगी, बाहर आ रही है आ रही है आ रही है, तो इसमें क्या कर लिया हमने, ये एक परख नली है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया। अब इस परख नली के अंदर पहले से मौजूद क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन था। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना था ना, उसका विलयन मैंने डाल रखा था।
तो इसमें से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो बुझे हुए चूने के साथ में क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। अभिक्रिया किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट बना तो ये क्या है, व्हाइट कलर का अवशेष, सफेद अवशेष। तो कुल मिला के ये जो है ना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो व्हाइट कलर हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं दूधियापन आ गया। चूने का पानी क्या हो जाएगा, ये जो बुझा हुआ चूना था इसका पानी क्या हो गया, दूधिया हो गया। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चल अब क्या होगा यहाँ पर देखो, चूने का पानी दूधिया हो गया, और जैसे ही मैं अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये तो बन ही गया था। इसमें और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और देता गया और देता गया और देता गया, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो पानी का कलर, जो बुझा मतलब पानी का कलर जो दूधिया हो गया था, दूधियापन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दूधियापन हट जाएगा। तो और कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराई मैंने, पास कराई तो दूधियापन हट जाता है। कुल मिला के पहले दूधियापन आ गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पास कराई तो दूधियापन हट गया। तो ये याद रखना कैसे होती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसा आता है देखो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो जलती तीली से पॉप डाउन नहीं कर रही, क्योंकि बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करेगा तो बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यहां से पता लगा लो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। हाइड्रोजन गैस निकलती है, नहीं ये नहीं होगा, हाइड्रोजन तो निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलती तेली को पॉप, ये भी गलत हो गया, पॉप साउंड तो निकलेगा ही नहीं। ऑप्शन सी होगा, चूने के पानी को क्या कर देगी, दूधिया कर देगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लो। ये एक्सपेरिमेंट अभी अपन ने किया ही था सेटअप, ठीक है। इसके अंदर एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, ठीक है, ये कर दिया इसने। अभिक्रिया में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये दूधिया हो जाता है, और कुछ समय के पश्चात कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये रंगहीन हो जाता है। ये गलत बोला, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण रंगहीन हो जाता है। रंगहीन कब होगा वो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण होगा, तो ये गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये विलयन दूधिया हो जाता है, सही बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य को प्रभावित करने पर ये रंगहीन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो जल में घुलनशील है। ऑप्शन बी सही है, सही है। इसके पश्चात और अधिक गैस प्रभावित करने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रभावित होता है जो जल में घुलनशील। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने के कारण ये विलयन दूधिया हो जाता है तथा इसके पश्चात और अधिक गैस प्रभावित करने पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अरे कैल्शियम थोड़ी था, नहीं कैल्शियम ही था ना, हाँ यहाँ पे सोडियम आ गया, देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, तो ये गलत हो गया। और क्योंकि अभिक्रिया में निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण चूने पानी को दूध, ये भी गलत हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते हैं। तो पहली बात तो देखो, आप कहोगे सर ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और एक होता है अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बोलो होता है नहीं होता है, होता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन है तो फिर तो H प्लस, पानी में जैसे डालूंगा H प्लस आयन दिखाएगा, और H प्लस आयन अगर निकालेगा तो सर फिर तो बिजली होनी चाहिए प्रवाहित, इसके अंदर विद्युत का संचालन करना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं करता है, फिर कारण बताता हूं। जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं ना, इनमें कोई फ्री आयन्स होते ही नहीं, मुक्त आयन नहीं होते, ठीक है। तो पहली बात, ये H प्लस आयन नहीं करेगा, तो मुक्त आयन की अनुपस्थिति होती है यहाँ पर। ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे सहसंयोजक यौगिक हैं, पानी में घुलने पर ये आयनों में विघटित नहीं होते हैं। जो अपन सोच रहे हैं ना H प्लस आयन निकालेगा, नहीं निकालेगा, क्योंकि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह केवल आयनों द्वारा ही होता है, इसलिए ये बिजली प्रवाहित नहीं कर पाते, क्योंकि ये आयनों में विघटित होते ही नहीं है। H प्लस आयन निकालेंगे ही नहीं, OH माइनस आयन निकालेंगे ही नहीं, इसलिए एक तरह से ये क्या नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो ध्यान रखना, बस इतना सा याद रखना है, ग्लूकोज और अल्कोहल एक तरह से क्या नहीं करते हैं, संचालन नहीं करते विद्युत का, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो
ये देखो हमने क्या डाला इसमें, तनुकृत अम्लीय विलयन डाला। अगर अम्लीय विलयन डालूंगा, क्षारीय विलयन डालूंगा तो क्या करेंगे, या लवण डालूंगा इसके अंदर तो क्या करेंगे, ये बल्ब आपका जलेगा क्योंकि ये विद्युत के संचालन करेंगे। लेकिन अगर मैंने ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो ये विद्युत का संचालन नहीं करेगा। देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया है। प्रायोगिक अवस्था में यदि प्रयोग को नीचे दिए गए प्रत्येक विलयन के साथ पृथक पृथक रूप में किया जाए तो जिस प्रकरण पर बल्ब चमकेगा वह है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से चमकेगा क्या, बिल्कुल यहां पर अगर अम्ल डाला तो चलेगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो चलेगा। ग्लूकोज से डलेगा क्या, नहीं। एल्कोहल से जलेगा क्या, नहीं। फर्स्ट और सेकंड से जलेगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति देगा, कौन देगा। ग्लूकोज देगा क्या, नहीं। एल्कोहल देगा क्या, नहीं। HCl गैस देगी क्या, हाँ। तनु H2SO4 देगा क्या, हाँ। तो कौन होगा, कौन होगा, जल्दी से बताओ। देखो यहां पर एक ट्रैप कर रखा है, पता है तुम्हारे को। कौन अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति देगा, क्या शुष्क HCl गैस देगी क्या, ये बता दो मुझे। शुष्क HCl गैस पहली बात तो अम्ल होगी नहीं, शुष्क है क्योंकि, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति शुष्क HCl गैस कहां से दे देगी। तो तनु H2SO4 ये अम्ल है, केवल फोर्थ, ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पर अगर आर्द्र होती, आर्द्र HCl गैस, तो फिर दे देता। आ गई बात समझ में। तो मेरे हिसाब से तो यहां पर फोर्थ होना चाहिए ओनली। 4 अलग अलग बीकरों में भरे 4 विलयन ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक एक करके किसी विद्युत परिपथ से संयोजित किया गया जिसमें एक बल्ब भी जुड़ा है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिनमें बल्ब जलेगा वह विलयन है। ग्लूकोज और अल्कोहल आ रहा है, नहीं। एल्कोहल आ गया यहां पर, नहीं। ग्लूकोज और ग्लूकोज आ गया, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों अम्ल है, चलेगा। दोनों अम्ल हो, दोनों क्षार हो, एक अम्ल हो एक क्षार हो, सब चलेगा। अम्ल क्षार सब चलता है, लवण चलेगा। लेकिन अगर ग्लूकोज अल्कोहल दिख गया तो आप कह देना नहीं। तो ऑप्शन डी में आपका चलेगा। चलो, हमेशा अम्ल को पानी में मिलाए, पानी को अम्ल में नहीं। अब देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास में अम्ल है तो अम्ल के अंदर आप जैसे अम्ल है और अम्ल के अंदर ऐसे पानी डाल दो, गलती मत कर देना। बहुत खतरनाक क्या निकलती है वहां से, हीट निकलती है। ठीक है, उष्मा उत्पन्न होती है, तो वो मत करना क्योंकि उससे क्या होता है, आपको इंजरी हो सकती है, आपकी स्किन है खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपको कुल मिला के बाद। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। तो पहली बात, कभी भी क्या नहीं करो आप, हमेशा अम्ल को पानी में मिलाओ, पानी को अम्ल में नहीं, है ना। ऐसा नहीं अम्ल पड़ा है उसके अंदर ऐसे पानी डाल दो, पानी है, पानी के अंदर धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या करनी है, अम्ल डालनी है। अगर आपको मिक्स करना है अम्ल और पानी को, तो ये चीज सही है। एसिड को मतलब अम्ल को पानी में आप डाल सकते हो, लेकिन पानी को अम्ल में नहीं डाल सकते हो, ये चीज गलत है। ठीक है, अचानक बहुत उष्मा उत्पन्न होती है इसलिए नहीं डाल। तेज छींटे पड़ सकते हैं और छींटे पड़ेंगे तो आपकी स्किन जलन और गंभीर चोट यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए अम्ल को हमारे क्या करना होता है, पानी में धीरे धीरे उत्पन्न हुई उष्मा को पानी आसानी से अवशोषित कर देता है, प्रक्रिया सुरक्षित रहती है और छींटे भी इसमें नहीं पड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ये सुझाव दिया जाता है कि किसी अम्ल को तनुकृत करते समय विलयन को लगातार विलोडित करते हुए जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में नहीं। देखो ये सुझाव दिया जाता है कि किसी अम्ल को तनुकृत करते समय विलयन को लगातार विलोडित करते हुए जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अम्ल है उसमें जल को मिलाना चाहिए क्या, गलत बोल रहा है, तो ये गलत है। जल को अम्ल में नहीं, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में विलीन करने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मक्षेपी होती है, ये बात सही है। उष्मक्षेपी मतलब बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 का तनुकरण जल को सदैव धीरे धीरे तथा अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है। जल मिलाकर किया जाता है, जल ऐसे डालते उसमें, गलत कह रहा है ना, जल नहीं मिलाना है भैया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाता है, ये तो सही है, प्रबल है। ठीक है, चल नेक्स्ट, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम जा रहे हैं क्षार की तरफ। अबे यार